Tuesday, 29 जुलाई 2023। अच्छा, टेस्ट नंबर 8 कहाँ पर लिखे? अच्छा सही है, टेस्ट नंबर 8। बिस्मिल्लाह करते हैं। फिजिक्स पोर्शन 123, a particle slow down when acceleration and velocity both are anti-parallel। तो यहाँ पर MCQ आपके पास नंबर 123 है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, अगर एक कार है, लेट्स सपोज ये आपके पास वेलोसिटी है एंड दिस इज द एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एंटी पैरेलल है, सो द स्पीड विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, एंटी पैरेलल। थीटा आपके पास क्या होगा? 180 डिग्री। 124 MCQ number 124, two identical balls are projected, one vertically up and other at an angle of 30 degree with horizontal with same speed, the ratio of their potential energy। याद रखिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट पॉइंट होता है that is equal to the total energy, मैं यहाँ पर इसके साथ total energy लिख लेता हूँ, into sin square theta, into sin square theta। अगर आप एक बॉडी को किसी एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे, दिस इज थीटा, तो यहाँ पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी एट समिट होता है that is equal to the total energy cos square theta, और पोटेंशियल एनर्जी एट समिट आपके पास होता है that is equal to ET sin square theta, this is the total energy। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं किसी बॉडी को अगर ऊपर फेंक रहा हूं तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी लॉस, पोटेंशियल एनर्जी गेन। तो जितनी टोटल एनर्जी से हमने इसको इस तरह फेंका होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगा? वही होगा। ठीक है, तो मैं अगर इसमें पुट कर लूं ET साइन स्क्वायर, और मेरे ख्याल में एंगल जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा आपके पास है ये 1/4 के बराबर है। तो ये टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 4 आपके पास होगा। अच्छा देखिए, अगर एक बॉडी को मैं वर्टिकली अबव लिख लेता हूं ना, द काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू ई टोटल। मैं अगर किसी भी बॉडी को इस तरह ऊपर फेंकता हूं, इस तरह, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से मैंने इसको ऊपर फेंका होगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे उतनी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होगा। खबर है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर टोटल, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इट विल बी आल्सो इक्वल टू द टोटल एनर्जी, इट विल बी आल्सो इक्वल टू द टोटल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर ET डिवाइड बाय 4 है, यहाँ पर ET है आपके पास। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी, इनके पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो आपके पास क्या होगा? ठीक है, तो अपवर्ड आपके पास क्या है? अपवर्ड। पहला केस है आपके पास वर्टिकली अप एंड अदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ET, इसका एनर्जी कितने यहाँ पर? ET, और इसका आपके पास ET डिवाइड बाय 4 बन जाएगा। सो दिस इज कैंसल और 4 ऊपर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4, या इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 4:1। तो आपके पास MCQ 124 में आपके पास ए ऑप्शन आ रहा है। पूरे याद साथ है, समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? टोटल एनर्जी इनटू cos स्क्वायर थीटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ET इनटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 30 एंगल आपको दिए गए कि मैं अगर 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर लूं तो sin स्क्वायर 30 आपके पास 1/4 होता है, तो ET डिवाइड बाय 4 आपके पास बन जाए। और देखिए दूसरा केस जो है, अगर आप किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो जितना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा, मैंने इसको टोटल एनर्जी कह दिया, तो उतना आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी होगा, ET पोटेंशियल एनर्जी होगा। और आपसे इस पोटेंशियल एनर्जी का और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट समिट, इसका रेशियो आपसे मांग रहा है। तो टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 4, ये 4:1 आपके पास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपके पास है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 125 नंबर आपके पास है, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ अ बॉडी द स्लोप ऑफ ग्राफ इन xt ग्राफ इज अ कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड, xt मींस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगा? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो स्पीड आपके पास होगा यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन कांस्टेंट, ए ऑप्शन कांस्टेंट आपके पास आंसर है। 126 number MCQ, two identical masses having momentum P1 is equal to, first of all तो आपको बताया गया आइडेंटिकल masses,
तो आइडेंटिकल मास का मतलब आपके पास क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, ठीक है। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। अगर मास आपके पास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर डिवाइड बाय P2 स्क्वायर, ठीक है। और आपको बताया गया है कि P1 आपके पास है वो 4P2 के बराबर है, 4P2 स्क्वायर, दिस इज P2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16:1 आपके पास हो जाएगा। तो बी ऑप्शन 16:1 आपके पास आंसर है 126 का। 16:1 सब ಓಕೆ ಸಾದಾ ಖಬರ್ ಇದೆ P1 ಪದೇ 4P2 ಇದರ ಕಡೆ ಇದೆ ಪುಟಿ ತೆಲುಗು और क्वेश्चन ओवर P1 is equal to 4P2 तो P1 के बजाय आप 4P2। अच्छा 127 एमसीक्यू है, जॉल पर कूलम इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट। इसमें तो आपके पास वोल्ट आंसर आ रहा है, सिंपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 128 the negative gradient of electric potential minus delta V divided by delta R is equal to E electric field intensity, ठीक है। तो इसमें आपके पास C आंसर आ रहा है, the negative gradient of electric potential is equal to electric field intensity। जी क्यों नहीं किया था, नेगेटिव से आपको डायरेक्शन बताता हूं, लेकिन अगर नेगेटिव और पॉजिटिव तो यू मस्ट प्रेफर नेगेटिव। अच्छा 129 the force between two charges is 16 Newton if a medium of relative permittivity 4, आपने फार्मूला पढ़ा होगा Fm is equal to Fv डिवाइड बाय relative permittivity। अब आपको बताया गया है कि फोर्स 16 न्यूटन है और रिलेटिव परमिटिविटी 4 है, तो फिर आपके पास फोर्स क्या बन जाएगा 4 न्यूटन आपके पास बन जाएगा, तो सी आपके पास हुई, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 130 a charge of 2 coulomb is placed at a point in the field having intensity of 2 Tesla, the force on a charge is Tesla किस चीज की किस फील्ड का यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और क्या ख्याल है अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रख ले रेस्ट में, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उसमें फोर्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता। हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, तो अगर वेलोसिटी 0 हो so the force will be equal to 0 because the force on a charged particle in magnetic field is velocity dependent, तो C ऑप्शन 0 आपके पास आंसर होगा। 131 what is minimum length of a tube open at both ends that resonate with tuning fork of frequency 340 Hz, the velocity of sound in air, ठीक है। आपके पास क्लोज्ड पाइप है, तो क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास है, दिस इज इक्वल टू V डिवाइड बाय 12, आपको लेंथ भी गिवन है, ठीक है। अच्छा अच्छा मिनिमम लेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा पाइप है, लेंथ ऑफ ट्यूब ओपन एट बोथ, अच्छा ओपन एट बोथ, तो ये 4L होगा ना, ठीक देखे यार 2L ठीक देखे, 2L है आपके पास ओपन, तो आपके पास दो हाफ लूप्स आपके पास बनते हैं, दो हाफ लूप आपके पास बनते हैं। दो हाफ लूप का मतलब होता है 1 कंप्लीट लेंथ, ठीक है। और इसमें लैम्डा 1 आपके पास होते हैं, दिस इज इक्वल टू 2L, ठीक है। अब आपसे लेंथ का पूछ रहे हैं, तो लेंथ इज इक्वल टू V डिवाइड बाय F1, V भी आपको दिया है 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी 340 आपके पास है, तो व्हाट विल बी द लेंथ, दाओ बोले था V डिवाइड बाय 2L, यहाँ पर 2 भी है, सॉरी यहाँ पर 2 भी है, तो लेंथ आप यहाँ पर शिफ्ट कर लो, V डिवाइड बाय 2F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जब आपको ये ना बताइए कि ये कौन सा फ्रीक्वेंसी, जस्ट आपको बताइए इट रेजोनेट विद दिस फ्रीक्वेंसी, तो यू मस्ट प्रेफर द
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये भी 340 है और ये भी आपके पास क्या है? 340 है। लेकिन इसके साथ 2 है, 340 कैंसिल हाफ, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। वेनिश में ताले भी अल्लाह पे गिनो वी आपके पास 340 है। चलो क्वेश्चन तो हो रहा है, क्वेश्चन तो नो हो रहे हो। और ये भी 340 है। हाँ, तो 340 और 340 आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। वेलोसिटी आपके पास 340 हर्ट्ज है, सॉरी फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज है और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको बताएगी 340 मीटर पर सेकंड। नो ताऊ सदर कड़ी वी इंदर कड़ी और f1 इंदर कड़ी नो 340 और कैंसिल का हाफ 0.5 नो 1 मीटर हाफ मीटर द 50 सेंटीमीटर उस पेश है। ठीक तो जालिबान पुटिंग हमने शेख बोले सवा बताओ टेस्ट वर्क है तो जरमुंग नहीं हूं चलते हो भी ऐसे करे। अच्छा ना गप में लगे हुए पूरा सिर्फ बस सब्जेक्ट की टैलेंट जरूरी ना दे। समूह स्टूडेंटों के मेन प्रॉब्लम सब है चाहे मेहनत न करे बस ये रद्दा जवाब जमा जहन डायरेक्ट राश बजूरी कम ए डायरेक्ट राश बजूरी कम बी दुमर हिम्मत नहीं च बालपेल रवाक लो काफी रवाक लिया पेज रवाक लो पेज ऊपर। ठीक है। नो दबल लगे हिम्मत पजान के पैदा करे। 132 a closed organ pipe has a frequency of 50 hertz. The frequency of its third half वो रहता है कि पाइप कम होता है closed pipe कभी वो पाइप पे closed one end closed one open तो इसमें हाफ लूप बनता है। तो हाफ लूप का फार्मूला आपके पास जो है आपसे पूछ रहा है कि थर्ड हार्मोनिक तो F3 is equal to 3 times of F1। जका हमारे पास जो क्लोज पाइप होता है उसमें F1 3F1 5F1 7F1 9F1 11F1 और मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपके पास होता है। सो अ क्लोज ऑर्गन पाइप हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। जब भी आपको बताया जाए कि द स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स या फिक्स एट वन एंड आर ओपन पाइप और क्लोज पाइप हिज फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लेंगे F1 now F1 is such a 50 hertz there the frequency of its third harmonic no 1 3 5 multiplied by F1 ठीक है। तो 5 सॉरी ये 5 है। अच्छा ठीक है। तो 1 3 5 तो F3 आपके पास 5 और F1 आपको बताएगी दिस इज अ 50 hertz तो 5 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या बन जाएगा आपके पास 250 hertz। सी ऑप्शन जो है दिस इज द आंसर और 250 डी ऑप्शन है सॉरी डी ऑप्शन 250 दे। ठीक है। नो डी ऑप्शन 250 हर्ट्ज आपके पास जो है दिस इज द आंसर। अच्छा 133 रिफ्लेक्शन अकर ऑल ऑफ दीज। ठीक है। 133 में आपके पास जो है ऑल ऑफ दीज याद रखिए वेव जो भी हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो साउंड वेव हो स्ट्रिंग वेव्स हो रिपल वेव्स हो द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी इज कॉमन फॉर ऑल द वेव्स ये कॉमन है तमाम वेव्स के लिए। तो आपके पास ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। 134 by doubling the tension in the string the speed of the transverse wave याद रखिए which is directly proportional to the square root of tension। ठीक है। square root of tension ना फॉर्मूला में याद है T divided by m prime speed of the string wave। ठीक है। तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। अब अगर आप देखिए 134 में के टेंशन को अगर हम डबल कर ले तो स्पीड अंडर रूट 2v आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 2v आपके पास हो जाएगा और अंडर रूट 2v आपके पास ऑप्शन डी टेंशन डबल तो स्पीड अंडर रूट 2v। 135 आपके पास है which of the following is a form of energy। सिंपल क्वेश्चन है हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। 136 द रेशियो ऑफ Cv टू Cp बोले हमारे पास फार्मूला है Cp डिवाइड बाय Cv हमारे पास ठीक है Cp डिवाइड बाय Cv। अगर आप मोनोटॉमिक का ले ले डायटॉमिक का ले ले पोलीटॉमिक का ले तो ये 1 से ज्यादा होता है ये 1 से क्या होता है ज्यादा होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बट अगर मैं इसको उल्टा कर लूं Cv डिवाइड बाय Cp तो ये ग्रेटर क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। तो Cv डिवाइड बाय Cp विल बी ऑलवेज लेस देन 1। तो बी ऑप्शन आपके पास है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
137 137 स्लोप ऑफ पीवी कर्व फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वो वाला ये होता है। ये आपके पास V एंड दिस इज पीवी। आइसोकोरिक प्रोसेस आपके पास वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप इसको देख सकते हैं, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। अगर ये इसका ग्राफ है 137 में से, तो स्लोप ऑफ पी कर्व फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ जीरो कांस्टेंट वेरिएबल इनफाइनाइट। अगर टाइम इज कांस्टेंट बट इट इज मूविंग अपवर्ड, तो इसको हम कहते हैं दिस इज अ इनफाइनाइट, ठीक है, इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो 137 आपके पास जो है, इसमें से डी ऑप्शन बोले, इसको हम क्या कहते हैं, अगर ग्राफ इस तरह होता तो हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा इसमें कौन सा ऑप्शन है, जीरो। अगर ये इस तरह होता तो स्लोप जीरो होता, स्लोप जीरो होता। अगर ये इस तरह होता लाइक दिस, इस तरह कोई वेरिएबल, ठीक है। लेकिन ये आप देखिए ना, इस तरह कांस्टेंट, ना आपके पास जीरो है ना वेरिएबल, ये इन्फिनिटी कांस्टेंट टाइम पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको कहते हैं, इसका स्लोप जो है इट इज अ इनफाइनाइट। अच्छा 138 138 में से which of the following is called an axial vector? Angular momentum, torque, angular velocity। याद रखिए हर वो वेक्टर which is along the axis of rotation उसको हम axial कहते हैं। axial किस चीज से निकला हुआ है, axis of rotation से निकला हुआ है। तो जो पैरामीटर्स भी along axis of rotation होता है उसको हम angular भी कहते हैं, उसको हम axial भी कहते हैं, ठीक है। तो all आपके पास है डी ऑप्शन, they are axial parameters as well। 139 time taken by sound wave to cover a distance of 1 kilometer, ठीक है। नगोरे हमारे पास फार्मूला है v is equal to distance divided by time। टाइम आपके पास हो जाएगा d डिवाइड बाय v। जब भी आपको स्पीड ऑफ साउंड के बारे में कुछ ना बताया गया हो तो आप रूम टेम्परेचर पे लेंगे, और रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड, अप्रोक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकंड, ये रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड होता है। अच्छा आपको डिस्टेंस दिया गया है, कितना डिस्टेंस दिया गया है, 1 किलोमीटर है ना, तो ये 1000 मीटर, और इसको आप 340 मीटर पर सेकंड ले लें। तो मुझे यहां से अंदाजा हो रहा है कि 3 3 9 समथिंग नियर टू 3 सेकंड्स, 3 सेकंड तक इज द बेस्ट आंसर। दा खबर लग गया हो रहा है। जब भी आपको किसी एमसीक्यू में स्पीड ऑफ साउंड का नहीं बताया गया तो आप रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड लेंगे, और रूम टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड आपके पास आंसर आ रहा है 139 में, जो कि ऑप्शन सी आ रहा है। 140 ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम बट वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। सी ऑप्शन, आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आपको पता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑसिलेटर रेस्ट में हो जाता है, तो रेस्ट मीन्स वेलोसिटी जीरो बट एक्सेलरेशन इज अ मैक्सिमम, ठीक है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। 141 किस पोजीशन पे, जैसे हम पोजीशन उन्हें लिख लो, एक्सट्रीम पोजीशन। 141 द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट मीन एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। और आपको पता है कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये तीनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये हमेशा आपके पास बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू E। तो E डिवाइड बाई E आपके पास आ जाएगा 1। 142 a shell fired from the ground is just able to cross in a horizontal direction the top of a wall 90 meter away and 45 meter high, the direction of projection of the shell will be। हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम हाइट होता है। व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये आपके पास x और ये एंगल आपसे पूछ रहे कि क्या होगा, तो हम इसके लिए पोजीशन वेक्टर को ड्रा करते हैं, ठीक है। हम किस चीज को ड्रा करते हैं, पोजीशन वेक्टर को ड्रा करते हैं। r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, क्या आपसे मांग रहे हैं, एंगल मेरे ख्याल में मांग रहे हैं, तो आपके पास फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x, और इसको मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y के बजाय आपको क्या दिया गया है, मैक्सिमम हाइट दिया गया है,
ठीक है। और ये आपके पास x आपको दिया गया है, तो आपसे एंगल का पूछ रहे कि व्हाट विल बी द एंगल। तो 142 में अगर आप थोड़ा सा देख लें, अ शेल फाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज जस्ट एबल टू क्रॉस इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द टॉप ऑफ अ वॉल 90 मीटर अवे एंड 45 मीटर हाई। मतलब ये दीवार 90 मीटर दूर है, ये सारा 90 मीटर, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितने है, ये 90 मीटर है। और हाइट इसका क्या है, 45 मीटर है। तो अगर मैं इसको भी हाफ करूं तो क्या आ जाएगा, ये 45 नहीं आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 45 डिवाइड बाय 45 मीटर, दिस विल बी कैंसल। थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 और ये 45 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास एंगल जो है 45 डिग्री और 142 में आपके पास डी ऑप्शन आ जाता है। दीवार कितना दूर है, क्या बताएगी आपको, दीवार कितना दूर है 90 मीटर और इसका हाइट कितना है, हाँ 45 मीटर है। तो ये इसको कवर करे, तो आपको दीवार के हाइट से मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा, आपको दीवार के हाइट से मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। और आपको दीवार के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से कितना दूर है, उससे आपको हाइट तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि दीवार कितना दूर है, 90 मीटर दूर है, उसका हाइट कितना है 45 मीटर है। तो आपको इनडायरेक्टली हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हाइट ऑफ वॉल से दिया गया 90 देखना, हाउ फार द Solomon उससे क्या होता है, बोलो उसका टेस्ट है। सो आई नो द टारगेट इज अवे, इसका मतलब ये रेंज ही होते हैं बेवकूफ, ठीक है। टारगेट इज दिस मच अवे, ये रेंज आपको शो कर Zan nos physics majora, Zan na majora physics, ठीक है। अवे कलम राशि द टारगेट इज अवे, तो ये रेंज को शो कर, ठीक है। और जो गलत फिर हाइट की बनी ताने एंगल वाली, तो हमारा काम होता है ना, यहाँ से आप यहाँ से मैक्सिमम हाइट वॉल ऑफ हाइट और रेंज को आप हाफ करो 45 मीटर, तो आपको पोजीशन मिल गया समिट पॉइंट। अब समिट पॉइंट के पोजीशन का हाइट भी आपके पास है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी, बट फिर आपके पास एंगल आ जाए। अच्छा 143 two bodies are projected at angle theta and 90 minus theta the horizontal with the same speed, the ratio of their time of flight। गो रेखा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमारे पास क्या है, 2v0 sin theta डिवाइड बाय g। ये तो बस t1 हुआ इनका, t2 2v0 sin theta minus 90 minus theta, सॉरी 90 minus theta डिवाइड बाय g। याद साथ है, ये याद रखें कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा ये कास थीटा के बराबर होता है। ये किस चीज के बराबर होता है, ये कास थीटा के बराबर होता है। किस तरह बराबर होता है, हमारे पास एक फार्मूला है, हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कास बीटा माइनस साइन बीटा कास अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है 90 माइनस थीटा ना, अगर आप अल्फा को 90 ले लें और बीटा को थीटा ले लें और इसको आप सॉल्व करें, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा आपके पास बन जाए। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, नदी तो बता सुली के 2v0 कास थीटा डिवाइड बाय जी। अब जस्ट आपसे रेशियो मांग रहा है, ठीक है। तो 143 में द रेशियो ऑफ देयर टाइम, द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा। एक क्योंकि थीटा है ना, तो थीटा के साथ क्या जाएगा, t1 को आप t2 पे डिवाइड करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा, t1 डिवाइड बाय t2, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा इज द आंसर। इसको उठाकर इस पे डिवाइड करो, रेशो आपसे मांग रहे हैं, तो ये आपके पास साइन थीटा डिवाइड बाय कास थीटा हमारे पास बन जाए। अच्छा ये था 143, तो 144 MCQ 144, the velocity of projection of an oblique projectile is v is equal to 3i plus 2j in meter per second, the speed of the projectile at the highest point of the trajectory। आपको पता है
कि हाईएस्ट पॉइंट पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी कौन सा होता है, Vx, और आपको पता है कि Vx हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। अगर आप वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी हमारे पास जो है 144 में 3i प्लस 2j, तो ये आपके पास Vx है, ये आपके पास क्या है, दिस इज। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ क्या होगा आपके पास, वेलोसिटी, हाईएस्ट समिट पॉइंट पे वेलोसिटी आपके पास सिर्फ और सिर्फ Vx होगा, तो 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा खल को ग्रैंड लगी चो दाखिल पर 2 डायमेंशन के रख लगे, तो ये x है, ये आपके पास क्या है, y है, और हमें पता है कि समिट पॉइंट पे द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर आप देखें ना समिट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, तो इट मीन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ओनली Vx, तो ये Vx होगी, Vy है, ठीक है। और Vx हमें पता है कि थ्रू द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ये 3 मीटर पर सेकंड अगर प्रोजेक्शन पॉइंट पे, तो ये समिट पे भी होगा, ये टारगेट के किसी भी पॉइंट पे होगा, तो आपके पास 3 मीटर पर सेकंड, सो 3 मीटर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू 145, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल रोटेटिंग विद द सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। और आप मुझे बता सकते हैं कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो उस पे कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ही होता है टुवर्ड्स सेंटर, ठीक है। तो याद रखिए एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। और क्या ख्याल है आप ये फार्मूले वे लेगा, चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाय, तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विल बी जीरो, सो द टार्क विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो 145 में आपके पास आ रहे जीरो टार्क, बी ऑप्शन, बिकॉज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटरी बॉडी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, और अगर एंगुलर मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट होगा तो टार्क विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो। 146, MCQ 146, a wire is cut into 4 pieces, गोरे, अगर ये आपके पास वायर है, इसका लेंथ L था, रेजिस्टेंस R था, अगर मैं इसको 4 हिस्सों में तकसीम करूं तो याद रखिए आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा ये 1 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज 4। अच्छा अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R/4, इसका क्या होगा, R/4, इसका क्या होगा, R/4, इसका क्या होगा, R/4, क्यों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अगर मैंने एक वायर को 4 इक्वल हिस्सों में तकसीम किया तो एक हिस्से का रेजिस्टेंस क्या होगा, R/4 होगा ना, और फिर अगर हम इसको बाई साइड मीन्स पैरेलल में कनेक्ट कर लें, क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है, बाई साइड मीन्स पैरेलल कनेक्टेड, तो पैरेलल कनेक्टेड का फार्मूला हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R डिवाइड बाय L, L इज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा R/4 डिवाइड बाय 4, R/16 इज द आंसर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आप इसको कनेक्ट कर लें, ठीक है, तो आपके पास R डिवाइड बाय 16 जो है आंसर, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, ठीक है, इसको मैं RI लिख लूंगा, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर या इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R/4। तो देखिए R/4 R/4 R/4, या R/4, और n किस चीज को रिप्रेजेंट, 4 है तो 4, और 4 जा 16, तो R/16 आपके पास जो है दिस इज द आंसर। 147, the maximum velocity of a particle executing simple harmonic motion with an amplitude 7 millimeter is 4 pointer, बोले मैक्सिमम वेलोसिटी ये ओमेगा एक्स नॉट के बराबर होता है, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं दिस इज 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू एक्स नॉट, टी आपके पास 2 पाई डिवाइड बाई वी मैक्सिमम इंटू एक्स नॉट भी दिया गया है, वी मैक्सिमम भी दिया गया है, ठीक है। एक्स नॉट हमारे पास है 7 मिलीमीटर, मिलीमीटर को आपने 10⁻³ में लिखना होगा, ठीक है, और वेलोसिटी आपके पास 4.4 मीटर पर सेकंड, यो खबर है भैया साथ है, जब भी एमसीक्यू में फ्रैक्शन आ जाए ना तो आप फ्रैक्शन को नेग्लेक्ट किया कर, 4.4 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 4.4 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा ना, तो आगे ओके उसके साथ जो नजदीक आंसर होगा वही होगा, तो हमारे पास आंसर आता है 0.01 सेकंड। 147 में आपके पास डी ऑप्शन आ जाता है 0.01 सेकंड, 0.01 सेकंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मलिक डिस्कशन किया मां, हेलो
अच्छा, तो इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे और हमेशा बयासा देखा लेकिन अक्सर आता सुपाई वैल्यू इस्तेमाल है ना 3.14 जाना पागलांचे जवळ 3 पैकी इस्तेमाल है 9.8 ते 10 इस्तेमाल है दस नंबर ही चलते बा अकल इस्तेमाल तासु फ्रैक्शन अखवा के अब के नजदीक आपको आंसर का पता चल जाएगा ये क्या अक्सर ऐसे बेवकूफ होता है वो 4.4 ऊपर फ्रैक्शन मारे मल्टीप्लिकेशन की जान पे टाइम जाएगी ठीक है ना फ्रैक्शन बना ले अच्छा 147 में आपके पास है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 148 length of a string tied to the rigid support is 20 centimeter the wavelength of the stationary wave produced on it in centimeter is given by ठीक है तो देखिए हमारे पास अगर स्ट्रिंग कनेक्टेड है रिजिड वॉल्स के साथ कनेक्टेड है तो आपके पास लिम्डा जो होता है लिम्डा दिस इज इक्वल टू 12 ठीक है 12 या एल आपके पास होते हैं दिस इज इक्वल टू लिम्डा डिवाइड बाय 2 आप लोगों को पता होगा कि एक लूप का जो लेंथ होता है दैट इज हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव तो हाफ ऑफ लिम्डा इज इक्वल टू 2l तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो 12 20 40 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है 40 सेंटीमीटर विल बी द आंसर 149 four dipoles of charge of magnitude E are placed inside a cube ये आपके पास क्यूब है ये आपके पास क्यूब है और क्यूब में आपने डायपोल रख लिया एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव इसको हम डायपोल कहते हैं आप मुझे बता सकते हैं कि डायपोल का नेट चार्ज क्या होता है 0 तो अगर आप एक क्यूब में 10 डायपोल रखे 4 डायपोल रखे 2 डायपोल रखे 1 डायपोल रखे 1000 डायपोल रखे द नेट चार्ज विल बी हमारे पास गॉस लाए द टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच विल बी इक्वल टू 0 तो डायपोल्स अगर इनक्लोज करता है तो डायपोल का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है तो अगर एक क्यूब है एक स्फीयर है उसमें से 10 डायपोल्स है 1000 डायपोल्स है अगर हमने उसके अंदर रखे हुए हैं so the net charge enclosed will be 0 the total flux will be equal to 0 total flux आपके पास 0 होगा अच्छा 150 coulomb per meter square represent unit of coulomb no coulomb नशे unit थे charge per meter square the same unit thing and this is the surface charge density this is the surface charge density ठीक है तो इसको हम surface charge density कहते हैं तो 150 में C ऑप्शन आपके पास 151 a wire of resistance 2m is stretched to twice its original length the new resistance of wire याद रखते हैं हमारे पास है resistance is directly proportional to L square अगर आप वायर को स्ट्रेच करें अगर आप वायर को स्ट्रेच करें तो फिर रेजिस्टेंस एल के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या रेजिस्टेंस आपके पास होते हैं वो ए के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो अगर आप देखिए अगर आप स्ट्रेच करें और अगर आप स्ट्रेच नहीं करें तो फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल जब आप वायर को चेंज करते हैं दूसरा वायर लेते हैं तो उसके लिए फिर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है लेकिन अगर आप स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें तो फिर आप ये वाला रिलेशन ठीक है अच्छा अब यहां पर आपको बताया गया है 151 में कि 2 हम स्ट्रेच टू ट्वाइस तो लेंथ अगर डबल हो जाए तो 2 2 जा 4 तो 4 2 जा 8 ओम तो 2 ओम को 4 करें 4 टाइम्स बढ़ाए तो आपके पास क्या हो जाएगा 8 ओम आपके पास बन जाएगा बी ऑप्शन ठीक है लेंथ आपके पास डबल तो रेजिस्टेंस 4 टाइम और रेजिस्टेंस आपको बताया गया कि जब लेंथ एल था रेजिस्टेंस 2 ओम का लेकिन अगर हम वायर को स्ट्रेच करें डबल करें तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस पहले 2 ओम था 2 का 4 टाइम 8 ओम आपके पास होता है ठीक है तो 151 में आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 152 वेबर पर मीटर स्क्वायर सिंपल है ना ठीक है वेबर मीटर स्क्वायर सॉरी वेबर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ अ मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए आपके पास फार्मूला है 153 a moving charge particle experiences no deflection in magnetic field when enter the field at an angle हमारे पास फार्मूला है FB is equal to QEB sin theta याद रखें sin theta आपको दो एंगल्स पे जीरो वैल्यू देता है जीरो एंगल पे और 180 पे तो अगर आप चार्ज पार्टिकल को जीरो एंगल पे या 180 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें सो द मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई नो फोर्स ठीक है तो आपके पास 153 में जो है डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 154
Electric line of forces and equipotential lines are always mutually perpendicular. Mutually perpendicular. ठीक है, ये किसी और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल लाइन होता है, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सर्कल्स होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। ये किसी और एंगल पे हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 154 में आपके पास आता है सी ऑप्शन, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 155, turns ratio of a transformer is 20 volt if its output voltage is 200 volt, its input voltage what is Vs divided by Vp is equal to Ns divided by Np। अच्छा, आपको बताया गया है कि Vs आपके पास जो है वो 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। इनपुट वोल्टेज इसका क्या होगा, व्हाट विल बी द इनपुट वोल्टेज अगर टर्न्स रेशियो आपके पास ns डिवाइड बाय np आपके पास क्या हो 20 हो, ns डिवाइड बाय np आपके पास क्या हो 20 हो। ठीक है, तो फिर आपके पास इनपुट पोटेंशियल क्या होगा ना, वो है vs डिवाइड बाय vp, दिस इज इक्वल टू 20। आउटपुट आपको बताया ये कितने हैं 200 है, डिवाइड बाय 20, दिस इज इक्वल टू वी प्राइमरी इनपुट। प्राइमरी पे हम इनपुट कहते हैं, सेकेंडरी पे हम आउटपुट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है, तो प्राइमरी पे इनपुट आपके पास होगा वो 10 वोल्ट होगा। तो 155 में आपके पास आ रहा है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ताकि लक्का रेडियर देखा, ताकि लक्का रेडियर स्टार हाँ हाँ, ताकि का रेडियर स्टार लगे जरूरी ना तो पूरा एमसीक्यू कितना तो क्लास के स्पून फीडिंग के देश पर टेस्ट के एमसीक्यू की तो स्पून फीडिंग नहीं सीखे थे, खबर पूछेगा ना, पर एमसीक्यू की ताते वी रीच द टर्न्स रेशियो इज 20, तो ताते पतो लगी कि टर्न्स रेशियो 20, दैट मींस दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, नो दैट नो सो आला वेतो दी जो लेतो पूरा। हमारे पास एक ही प्रिंसिपल फार्मूला है, फार्मूले को इधर ही, लेकिन मेन फार्मूला vs डिवाइड बाय vp इज इक्वल टू ns डिवाइड बाय np। दूंगा आउटपुट द पारा ट्रांसफार्मर जोड़ो इनपुट वाले मूंगा रखो, मैं हमेशा बाय ns डिवाइड बाय np है। हाँ तब जारी का सिनिश्चित है लेदा ताता पतो लगे छे द टर्न्स रेशियो 20, तो ताता पतो लगे छे दिस इज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर because very much the turns ratio is half, no कम है छोटा, that means the step down transformer। the spoon feeding पे MCQ की नहीं की। हाँ अच्छा 156 the rest mass energy of photon, ये तो सिंपल है, याद रखें आइंस्टाइन कहते हैं the rest mass of photon is always zero। क्यों, क्योंकि फोटॉन सी स्पीड से जाता है और आइंस्टाइन का एक थ्योरी है, आइंस्टाइन लिमिटिंग स्पीड कंसेप्ट है, नो मटेरियल बॉडी कैन मूव विद स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट और मोर। ठीक है, तो रेस्ट मास ऑफ अ फोटॉन इज ऑलवेज जीरो, और वो किसी भी लाइट का हो। ठीक है, तो वो आपके पास हमेशा क्या होता है जीरो होता है। 156 में डी ऑप्शन जीरो। 157 द emitted radiation in cobalt 60 R, याद साथ है कोबाल्ट 60 जिक्र देखा ना, ये कैंसर थेरापी में यूज होता है, इससे गामा रेज हासिल किए जाता है, और वही गामा रेज हासिल करने के बाद फॉर कैंसर टिश्यूज जो जिसको हम डेट करता है, ठीक है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोबाल्ट 60 इज द बेस्ट सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन व्हिच इज यूज्ड इन अ कैंसर थेरापी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 158 a coil in AC generator rotate with an angular speed of 20। हम सर एंगुलर स्पीड फार्मूला था ना 2 पाई f, तो f आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, 2 डिवाइड बाय, तो ये आपके पास 10 डिवाइड बाय पाई। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय पाई, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 10 डिवाइड बाय पाई इज द आंसर। 159 the turns ratio of a transformer is equal to Vs divided by Vp। turns ratio ना बड़ा फार्मूला में लिख रहे हो गए, Ns divided by Np, this is the turns ratio and this is always equal to Vs divided by Vp। the main principal formula of a transformer is Vs divided by Vp, this is equal to Ns divided by Np। तो turns ratio की बात अगर ट्रांसफार्मर की हो रही है तो वो Ns divided by Np ही होगा और वो Vs divided by Vp के बराबर होगा। 159 में ए ऑप्शन। 160 में an inhalation process the two photon generated moves always in opposite direction। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास पॉजिट्रॉन है,
सो दो गैमा रेज आपके पास बन जाते हैं और वो दो गैमा रेज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो 160 में आपके पास आंसर आता है 160 में सी आपके पास अपोजिट डायरेक्शन। Das अक्सर स्टूडेंटान होता है मा हम ढेर जर रवान दि दासे वक्त چې تاسو په ایټ ټیسټ کې بغیر غټ سکرین نه لګولي او په هغه به د توچ د لسم سیکیوز دی پلان کې چپټر نه دی او دا د چپټر سمری د فارمولې دی او دینه دا کې بیا به هم نشي کولای دا څه وخت روان دی بیا به هم نشي کولای او دا اکبر بچا غلطان خو تاسو ټول وبخل دا خو زه هم چې اکثر سټوډنټان اوس ته پوښتنه کوي بچی تاسو نوم دی ورې کې زه بلک بابا ته فون کوم چې زما څه نوم دی 161 the shortest wavelength for lemon series खबर है ना r 1 divided by 1 square minus 1 divided by 10 square। जब भी हम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जिक्र करते हैं ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जिक्र जब हम करते हैं तो उसमें n को हम इंफिनिटी पुट करते हैं। n को हम क्या पुट करते हैं इंफिनिटी पुट करते हैं। तो ये आपके पास 1 over इंफिनिटी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो लिम्डा आपके पास आ जाएगा 1 divided by r। ठीक है h वेरिएबल कांस्टेंट बी ऑप्शन इज द आंसर। 162 if p is equal to 2 n is equal to p is the ground state and n is n आपके पास क्या होता है एक्साइटेड स्टेट होता है। तो अगर थर्ड से सेकंड में आ जाए p is the ground state। अगर ग्राउंड स्टेट 2 हो तो सीरीज कौन सा होता है बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज किस रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में लाई करता है विजिबल। गुड। तो 162 में आपके पास आ जाएगा विजिबल रीजन ए ऑप्शन। 163 if a spring has time period t and it cut into हगोर एजर यो पॉइंट कोमा स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग आपके पास होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। और आपको पता है टाइम पीरियड जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ के। तो मैं लिख सकता हूं कि टाइम पीरियड आपके पास होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ। उस एमसीक्यू ता लगो रहता। सो if a spring has time period t and it cut into n equal parts then the time period of each part will be time period आपके पास क्या होगा length n time decrease। अगर length n time decrease हो जाएगा तो time period आपके पास है वो under root n time decrease हो जाएगा t divided by under the root of n। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। आवाज में चार्ज होगा कि खत्म है ऊपर लग। हाँ अच्छा तो आपके पास टाइम पीरियड जो है टी डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ एन। ठीक है बताओ बोले अगर मैं एल को स्प्रिंग को एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं ये देखिए मार्कर है अगर इसको मैं इक्वल एन इक्वल हिस्से में तकसीम करूं तो एक हिस्से का आपके पास जो लेंथ होगा ठीक है वो कितना टाइम बन जाएगा। तो लेंथ अगर n टाइम डिक्रीज द टाइम पीरियड विल बी n टाइम डिक्रीजेस। द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्ट विल बी t डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ n। अच्छा 164 अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग आपको पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एल। अब देखिए मैं झूले पे खड़ा हूं और झूल रहा हूं तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है। अगर मैं बैठ जाऊं तो माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव डाउनवर्ड और अगर मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा तो लेंथ इंक्रीज टाइम पीरियड इंक्रीज। लेकिन अगर मैं बैठा हुआ तो फिर उठ जाऊं तो लेंथ डिक्रीज टाइम पीरियड विल बी डिक्रीजेस। तो यहां पर आप देखिए सिटिंग पोजीशन था देन स्टैंड अप तो लेंथ डिक्रीज द टाइम पीरियड विल बी डिक्रीजेस। ठीक है तो आपके पास बी ऑप्शन डिक्रीजेस। 165 द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अगर आपको याद है डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी और इसी को हम क्या कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं इम्पल्स कहते हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है 166 में फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल द वर्डन याद रखिए थीटा अगर आपके पास 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो तो cos थीटा आपको नेगेटिव वैल्यू देगा और वर्ग आपके पास दिस इज एफ एस cos थीटा वो भी नेगेटिव होगा।
तो अब इन एंगल्स में देखिए कौन सा 90 से ज्यादा है, 120, तो 120 इज द आंसर। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। 167, विच ऑप्शन इज ट्रू फॉर प्रोजेक्टाइल एट समिट? ये भी सिंपल है, वी वाई जीरो इज इक्वल टू जी। ठीक है, वी वाई आपके पास समिट पॉइंट पे जीरो होगा और ए वाई तो हमेशा जी ही होता है। ठीक है, 168, the moment of inertia for a solid sphere is given by 2 by 5 mr square। ये स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 by 5 mr square। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, 169, फॉर अ क्लोज्ड आर्गन पाइप द नंबर ऑफ नोड्स, ये आपके पास क्लोज्ड आर्गन पाइप है, ये एक एंड क्लोज है, दूसरा ओपन। तो देखिए, अगर एक एंटी नोड है तो एक नोड, अगर दो एंटी नोड तो दो नोड, अगर तीन एंटी नोड तो तीन नोड। ठीक है, तो आपके पास 169 में आपके पास ए ऑप्शन, द नंबर ऑफ नोड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एंटी नोड। 170, the direction of torque and angular momentum is determined by right hand rule। राइट हैंड रूल से। ठीक है, रोटेशन के डायरेक्शन में आप फिंगर्स को कर ले तो आपका थंब जो होगा वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या डायरेक्शन ऑफ टार्क। 170 में आपके पास आता है बी ऑप्शन। 171, a wave generator produce 50 pulses in 10 seconds its time period। नो फ्रीक्वेंसी इधर करेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 pulses इन 10 seconds, तो ये क्या हो जाएगा 5 हर्ट्ज, और ओमेगा आपके पास 2 पाई एफ है। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आंसर आपके पास क्या होगा इन 10 सेकंड इट्स टाइम पीरियड, का टाइम पीरियड है ना वो दे, तो टाइम पीरियड आपके पास 1 ओवर एफ, 1 डिवाइड बाय 5, तो आंसर 0.2 सेकंड आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 172, बॉयल्स लॉ होल्ड्स फॉर एन आइडियल गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। तो 172 में बी ऑप्शन आपके पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, अच्छा 173 में द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ चार्ज Q टू अ क्लोज गॉसियन। टोटल फ्लक्स का फार्मूला क्या है, Q इन क्लोज डिवाइड बाय, आपको कैपिटल Q का क्या है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, K का फार्मूला अगर आपको याद हो 1 डिवाइड बाय, तो एप्सिलॉन नॉट किस चीज के बराबर है 1 डिवाइड बाय 4 पाई के, यहां पर पुट करें तो टोटल फ्लक्स आपके पास 4 पाई के इंटू Q। ठीक है, तो आपके पास ये आ रहा है सी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। 174, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर होल्स। ठीक है, 174 में बी ऑप्शन होल्स। 175, अ डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, सी ऑप्शन रेक्टिफायर। 176, इफ 7/8 वो याद आता है, अगर ये 7/8 फ्रैक्शन ये डीके है, तो ये नीचे वाला नंबर जो है 8, इसको मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब, तो ये 3 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ, ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ को शो करेगा। अच्छा, अब आपको अगर 9 मिनट दिया गया है तो 9 मिनट को आप 3 पे डिवाइड करें, 3 3 9। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3 मिनट्स। 176 में आपके पास जो आंसर है सी ऑप्शन 3 मिनट्स इज द आंसर। थैंक यू। 125 मत हाँ ना सके एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर इस्तेमाल ही, ऑसिलेटर के रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर इस्तेमाल ही,